अपना सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हिम्मत है कुछ पाने की, तो ये मान लीजिए कि आपने कुछ नहीं खोया है। मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में या डीप में नहीं जाएंगे, केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है और उसके बाद जब आप चैप्टर पढ़ेंगे डिफरेंट, वहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर केवल हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, एक समरी ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की, तो जो मेन रिएक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, यहाँ पर हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसके अलावा भी हो सकती है, बेसिकली ये 4 हैं: सब्सटीट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। ये 4 हैं। सब्सटीट्यूशन की अगर हम बात करें तो जहां पर वह रिएक्शन जहां पर एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित होता है, सब्सटीट्यूट हो जाता है, उसको हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है उसमें कुछ ऐड होता है, उसके अलावा निकलता कुछ नहीं है, इसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन में नॉर्मली पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है रिएक्टेंट में, और पाई बॉन्ड टूटता है और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इसके बाद है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन देखा जाए तो एडिशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। एडिशन में क्या था, रिएक्टेंट में नया मॉलिक्यूल जुड़ रहा था और वहां पर पाई बॉन्ड टूट के सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे। एलिमिनेशन रिएक्शन में जस्ट अपोजिट होता है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं और पाई बॉन्ड फॉर्म होता है और एक छोटा मॉलिक्यूल जो होता है निकल जाता है, या 2 मॉलिक्यूल आपके बन जाते हैं। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो कोई अलग से कोई रिएक्टेंट या रिएजेंट नहीं होता, जो रिएक्टेंट होता है वही आपस में रिएक्शन करता है और एक ग्रुप जो है वो एक जगह से रिप्लेस होकर दूसरी जगह चला जाता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्टेंट का एक तरह से आइसोमर होता है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट की बेसिक थीम ये है कि एक ग्रुप एक जगह से माइग्रेट होकर दूसरी जगह चला जाता है। तो ये हमने बात करी एक इंट्रोडक्शन की। अब एक एक करके डिटेल में हम आते हैं। सब्सटीट्यूशन की रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे रिएक्शन शो हो रखी है ए बी प्लस एक्स वाई गिव्स ए एक्स प्लस बी वाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके जो ग्रुप था, इस ग्रुप को किसने रिप्लेस कर दिया, इस ग्रुप ने, एक्स ने। तो एक्स जो है वो किसके साथ जुड़ गया, ए के साथ, और x की जगह अब क्या आ गया, b आ गया, तो ये हो गया बी वाई। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, मान लीजिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, उसका एक ग्रुप हट रहा है और दूसरे रिएजेंट का एक ग्रुप उसमें जुड़ रहा है। तो यहाँ पर इसको हम सब्सटीट्यूशन कहते हैं। आपने देखा होगा, कभी हॉकी का मैच देखा हो या फुटबॉल का मैच देखा हो, तो वहाँ पर सब्सटीट्यूट होता है। सब्सटीट्यूट का मतलब एक प्लेयर जो होता है बाहर खड़ा हुआ, वो बताता है कि भाई मैं अंदर आना चाह रहा हूँ, वो अंदर आता है ग्राउंड के, और अंदर जो प्लेयर होता है वो बाहर चले जाता है। तो मतलब एक गया और एक आया, सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, ये ग्रुप गया और ये ग्रुप आ गया, इसको हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की अगर हम टाइप की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। इसके अलावा भी पॉसिबल है, लेकिन जो बेसिक और इंपॉर्टेंट है वही हम कंसिडर कर रहे हैं। इसके अलावा हम जब एग्जाम्पल आएगा पर्टिकुलर, तब वहां पर हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसको हम एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर 3 तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। SN1 जिसको हम यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, SN2 जिसको हम बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद अगर हम बात करें, अब देखिए ये SN1 शो कौन कर रहा है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये आपको ध्यान रखना है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। SN2 कौन शो कर रहा है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। और SNI की अगर हम बात करें तो डार्जन रिएक्शन, या फिर डार्जन रिएक्शन की जगह आप और बेटर कहो तो डार्जन प्रोसेस कह सकते हो। आप क्या कह सकते हो, डार्जन प्रोसेस, क्योंकि डार्जन रिएक्शन डिफरेंट रिएक्शन भी होती है, तो डार्जन प्रोसेस जो है बेटर रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो SE से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बेसिकली कौन शो कर रहा है, बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं, जैसे बेंजीन की अगर हम बात करें तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अलावा भी वो रिएक्शन शो कर सकता है, लेकिन जो सबसे मेन रिएक्शन होती है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये हमने बात करी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है, चाहे वो बेंजीन हो या बेंजीन से रिलेटेड कोई कंपाउंड हो, वो शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल की अगर हम बात करें
तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे एल्किल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है तो आप क्या कहोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपसे कोई पूछे एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है तो आप कहोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ये आपके एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। देखिए बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स कौन सी रिएक्शन है, तो वहाँ पर आप आंसर क्या कहोगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि वो पर्टिकुलर रिएक्शन देगा और कहेगा कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, तो वो एक्चुअल में मैकेनिज्म पूछना चाह रहा है, तो आप क्या कहोगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद अगर हम बात करें डिटेल में इनकी, तो सबसे पहले ले रखा हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो मैंने ले लिया बेंजीन। बेंजीन पे हम किसका अटैक करा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल का। किसका अटैक करा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल का। और सबसे पहला स्टेप जो है वो है स्लो स्टेप। अब ये आप मान के चलिए कि जितनी भी रीजनिंग आएगी वो सब की सब डिपेंड करेगी स्लो स्टेप पे। रीजनिंग का मतलब ये है कि कौन से फैक्टर रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, कौन से फैक्टर रिएक्टिविटी को कम करेंगे, कब रेट बढ़ जाएगी, कब रेट कम हो जाएगी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब डिपेंड करती है स्लो स्टेप पे। तो स्लो स्टेप आपको पता होना चाहिए मैकेनिज्म में। तो सबसे पहले स्टेप जो है स्लो स्टेप है, उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है बेंजीन रिंग पर। अब बेंजीन रिंग जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है, मतलब वहां पर हम कह सकते हैं कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल एल्कीन जो है वो एडिशन रिएक्शन शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है, जबकि बेंजीन जो है नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करती, एक्सेप्शन केस में करती है, बल्कि क्या शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसका कारण ये है कि अगर आप मान लीजिए एक डबल बॉन्ड पे एडिशन करा देते हो, जैसे मैंने क्या कहा, बेंजीन था और डबल बॉन्ड जो था एक वो मैंने ब्रेक कर दिया और उसकी जगह दो ग्रुप जोड़ दिए एक्स और वाई। तो यहाँ पर जब आप एडिशन रिएक्शन शो कर रहे हैं बेंजीन में, तो अब ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, एरोमेटिसिटी इसमें प्रेजेंट नहीं है। कॉन्जुगेशन जरूर है लेकिन एरोमेटिसिटी नहीं है। तो होता यह है कि अगर आप बेंजीन में एडिशन कराओगे तो वहाँ पर उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, और एरोमेटिसिटी की वजह से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी रहती है। तो अगर आप एडिशन रिएक्शन करा रहे हो तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता नॉर्मली। तो यहाँ पर ये क्या शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले स्टेप में क्या करा, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा। अब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा तो इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ गया और इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ अटैक करा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस था तो माइनस पे प्लस ने अटैक कर दिया और यहाँ प्लस आ गया। तो देखिए यहाँ प्लस है और माइनस पे क्या जुड़ गया, प्लस जुड़ गया, तो ये आ गया। कार्बन जो था वहाँ पर सारे कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ मैंने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल जो था वो दोनों शो कर दिए। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है ये आपके रेजोनेंस शो करता है। क्या शो करता है, रेजोनेंस। तो आप देखेंगे कि ये प्लस चार्ज है, रेजोनेंस के बाद ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आया और ये प्लस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। इसके बाद ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आया और प्लस का आ जाएगा यहाँ पर। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो जो इंटरमीडिएट आयन बन रहा है एक तरह से कार्बोकेटायन है, एक तरह से क्या है, कार्बोकेटायन। अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए कि ये जो कार्बोकेटायन बना है इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके प्लस चार्ज आ गया। अब एक क्वेश्चन ये आ रखा है कि ये जो इंटरमीडिएट बना है उसमें कार्बन का संकरण क्या होगा। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन ये आ रखा है कि ये जो इंटरमीडिएट बना है उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो जब हम बात करते हैं बेंजीन की, तो बेंजीन में जितने भी कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 के 6 कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है sp2। वापस से रिपीट कर देता हूँ, बेंजीन में हर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है sp2। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ रखा है कि बेंजीन की जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है 6 की 6 बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। बेंजीन में अगर हम बात करें तो देखिए ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इस टाइप से है, रेजोनेंट हाइब्रिड जो है वो इस टाइप से है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड के केस में क्या होता है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो सबकी बराबर होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम, और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 1.5 होता है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है केमिकल बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो गया, बॉन्ड लेंथ होगी 1.39। तो क्वेश्चन जो है बेंजीन पे क्या क्या बन सकते हैं कि बेंजीन में कार्बन का संकरण क्या है या हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आंसर हो जाएगा sp2।
प्रत्येक कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है, तो आंसर होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा क्वेश्चन और आता है कि जो बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो सबकी सब सेम है। सबकी सब सेम का मतलब जो 6 कार्बन है उनके बीच में जितनी भी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है सबकी वैल्यू सेम है 1.39। उसका रीजन क्या है, तो एक ऑप्शन आता है कि सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये गलत है। ये बात तो सही है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये रीजन सही नहीं है। रीजन क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप कह सकते हो रेजोनेंस, या आप कह सकते हो एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो ये रीजन होगा। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा तो ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2 और ये प्लस वाला भी sp2, लेकिन ये जो कार्बन है ये sp3 हो जाता है। क्या हो जाता है, sp3। और एक बात आप ध्यान रखना, एरोमेटिसिटी की जब हम बात करते हैं या हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर रेजोनेंस के लिए या हम कहें एरोमेटिसिटी के लिए जो कार्बन है रिंग के या कोई हेटेरोएटम भी है तो वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ दें तो वहाँ पर एरोमेटिसिटी तभी आएगी जब सारे कार्बन क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो अब यहाँ पर क्योंकि क्या आ गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया, तो यहाँ पर अब ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब sp3 में सारे p हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गए तो p ऑर्बिटल नहीं बचा, जबकि sp2 में एक p ऑर्बिटल बच जाता है। तो यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जाम में, मैंने आपको बता दिया। आगे जब हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी तो वहाँ आ जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या होता है, ये मैंने इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बता दी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज हो रहे हैं इस कार्बन को छोड़कर। तो यहाँ पर ये जो डॉट डॉट का हम सर्कल बना रहे हैं ये कंप्लीट नहीं बनाते हैं, जिस पर इलेक्ट्रोफाइल है जिस कार्बन है उसको छोड़ देते हैं। और प्लस चार्ज बीच में हमने शो कर दिया कि भाई ये जो पोजीशन है इस पर प्लस चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। इसके बाद क्या होता है कि किसी भी एक स्ट्रक्चर से आप समझाने के लिए बता सकते हो कि H निकल गया, इलेक्ट्रॉन दे के H निकल गया। तो जैसे मान लीजिए कि डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ शो कर रखा है, तो मैं बताता हूँ कि ये डबल बॉन्ड जो ये पाई जो बॉन्ड है ये यहाँ से यहाँ गया और H निकल गया इलेक्ट्रॉन देकर। तो H जब निकला तो मैंने -H+ कर दिया और ये आपके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, H+ निकल गया, उसकी जगह क्या आ गया, E+। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि ये न्यूट्रल स्पीसीज है और ये पॉजिटिव स्पीसीज है। तो ओवरऑल जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक प्लस चार्ज होना चाहिए, कि एक प्लस चार्ज हो गया। उसके बाद जब आप इसमें से एक प्लस निकाल रहे हो तो दूसरा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, चेक करने के काम आते हैं। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो मैकेनिज्म के बारे में वो मैंने आपको बता दिया है। जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, बेंजीन और एराइंस हम पढ़ेंगे, एरिन्स हम पढ़ेंगे सॉरी, तो वहाँ पर मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। जब अलग अलग रिएक्शन आएगी वहाँ पर उसके हिसाब से और डिटेल में मैकेनिज्म आएगा। अभी इंट्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट है। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि भाई ये तो हमने कॉमन इलेक्ट्रोफाइल लेके शो कर दिया। अगर हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रेशन रिएक्शन हो, सल्फोनेशन रिएक्शन हो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो या हेलोजिनेशन रिएक्शन हो, ये सारी आके किसके टाइप हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। आगे अगर हम बात करें, अब देखिए एक चीज़ और है, थोड़ा सा मैकेनिज्म से रिलेटेड बात हो रही तो मैं बताता हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है बेंजीन पर। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक किस पे करता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करेगा। तो क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है बेंजीन पर वो स्लो स्टेप है, तो अगर आप बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक कर रहा है तो बेंजीन ऐसे न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रही है। तो बेंजीन पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, बेंजीन पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है तो रिएक्टिविटी घट जाएगी। इसी को हम कहते हैं एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट। तो जो ग्रुप बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं उसको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं, और जो ग्रुप बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाते हैं उसको हम डीएक्टिवेटिंग कहते हैं। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप वो हैं जिसके जुड़ने से बेंजीन की रिएक्टिविटी बेंजीन के पे जब ग्रुप जुड़ता है तो उसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से ज़्यादा हो जाती है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वो है जब वो बेंजीन से जुड़ते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से कम हो जाती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे फिनॉल है, तो फिनॉल में OH जुड़ रहा है, तो OH आपने देखा था लास्ट वीडियो में +R शो करता है, तो +R की वजह से बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो फिनॉल जो है बेंजीन की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है। और उसी के कंपैरिजन में अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि CHO जुड़ गया, बेंजल्डिहाइड की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या कर रहा है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने का काम कर रहा है। या नाइट्रो ग्रुप जोड़ दूं तो वो क्या कर रहा है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने का काम कर रहा है, तो उससे उसकी रिएक्टिविटी घट जाती है। तो ये रीजनिंग में आता है
कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट काम करेगा। बाद में जब हम आगे पढ़ेंगे तो और हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल जो है बेस्ट वो है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, या अगर हम नॉर्मल वे में कहें, जनरल वे में कहें तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। तो ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का। इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब एग्जाम्पल हम रिएक्शन की बात करें तो मीथेन प्लस क्लोरीन किस कंडीशन में है, फोटोकेमिकल कंडीशन। ये आपको ध्यान रखना है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किस में हो रहा है, फोटोकेमिकल कंडीशन। तो मैंने क्या करा, मीथेन की रिएक्शन कराई क्लोरीन के साथ, तो क्या बन गया, क्लोरोमीथेन प्लस HCl साइड प्रोडक्ट हो गया। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म क्या है, स्टेप 1 क्या है, चेन इनिशिएशन स्टेप। स्टेप 1 क्या है, चेन इनिशिएशन स्टेप। क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या बना रहा है, 2 क्लोरीन एटम बना रहा है या 2 क्लोरीन रेडिकल बना रहा है, जिसको हम कह रहे हैं होमोलाइसिस। तो होमोलाइसिस मैंने आपको पढ़ा रखा है, बॉन्ड क्लीवेज 2 तरह के होते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज में बराबर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं, जबकि हेटेरोलाइटिक में आयंस बनते हैं। तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, फोटोकेमिकल कंडीशन में रेडिकल बन रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या हो रहा है कि जो रेडिकल बन गया अब वो क्या कर रहा है, मीथेन मॉलिक्यूल जो कि न्यूट्रल है उस पर रिएक्शन कर रहा है। तो जब इस पर रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, एक H को ले रहा है और एक H जब Cl से जुड़ेगा तो HCl बन जाएगा, और यहाँ से एक H रेडिकल गया तो क्या बच गया, CH3 रेडिकल। अब ये जो CH3 रेडिकल है ये क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो ये जगह CH3Cl, और Cl जो एटम बच गया वो यहाँ हो गया। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि चेन प्रोपोगेशन स्टेप का जो बेसिक कंसेप्ट है या थीम है वो ये है कि जो रेडिकल है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके नया मॉलिक्यूल और नया रेडिकल बना रहा है, फिर जो रेडिकल बना वो वापस से न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके नया मॉलिक्यूल और नया रेडिकल बना रहा है। देखिए कैसे, ये रेडिकल है, ये मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है, नया मॉलिक्यूल बना रहा है और नया रेडिकल बना रहा है। फिर ये जो रेडिकल बना ये दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है, नया मॉलिक्यूल बना रहा है और नया रेडिकल बना रहा है। इसको हम कहते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। रेडिकल रेडिकल आपस में रिएक्शन नहीं करते चेन प्रोपोगेशन में, ये ध्यान रखना आपको। न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्लस रेडिकल गिव्स न्यू रेडिकल प्लस न्यू मॉलिक्यूल। इसके बाद है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप, अब देखिए चेन प्रोपोगेशन में क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रेडिकल। चेन प्रोपोगेशन में क्या है, रेडिकल प्लस न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यू रेडिकल प्लस न्यू न्यूट्रल मॉलिक्यूल। चेन टर्मिनेशन में क्या है, रेडिकल रेडिकल कंबाइन हो रहे हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पर चेन टर्मिनेशन की बात करें तो रेडिकल रेडिकल जुड़ रहे हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जितने भी रेडिकल पॉसिबल हैं या प्रेजेंट हैं उन सबको आप ऐड करके पॉसिबिलिटी शो कर सकते हैं। तो CH3 जोड़ दिया, CH3Cl जोड़ दिया और Cl और Cl जोड़ दिया। अब कई बार क्या होता है, हम यहाँ पर ही क्या करते हैं, CH3 जो रेडिकल बना उसको Cl रेडिकल से जोड़ते हैं। अगर ऐसा होगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, चलती रहती है। तो चेन रिएक्शन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स कौन सी रिएक्शन है, तो आंसर आएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा होता है कि भाई इसका जो स्टार्टिंग स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, वो कौन सा है, तो चेन इनिशिएशन स्टेप फर्स्ट है और उसमें हो क्या रहा है, होमोलाइसिस, या हम कह सकते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चेन इनिशिएशन स्टेप कौन सा है। तो ये हमने 2 पढ़ ली, कौन कौन सी पढ़ ली, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए एल्किल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो सबसे कॉमन मैकेनिज्म है वो है SN1 एंड SN2। SNI है लेकिन वो एक स्पेशल कंडीशन में है। देखिए SN1 और SN2 की बात करें तो यहाँ पर कई क्वेश्चन आ चुके हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। SN1 SN2 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे नाम से पता चल रहा है तो ये यूनिमोलिकुलर है और वो बायमोलिकुलर है। अब देखिए मॉलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या होती है ये मैं आपको काइनेटिक्स में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट इन 2 स्टेप, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि 1 जो है वो मॉलिकुलरिटी को बता रहा है, स्टेप को नहीं बता रहा। तो जो मॉलिकुलरिटी और स्टेप है वो जस्ट अपोजिट है। SN1 का मतलब मॉलिकुलरिटी 1 है लेकिन स्टेप 2 है, SN2 का मतलब मॉलिकुलरिटी 2 है लेकिन स्टेप 1 है, ये आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट इन 2 स्टेप, कंप्लीट इन 1 स्टेप। इसके बाद अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो RX जो है एल्किल हैलाइड
फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो है। मैंने आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होगा आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जब हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा कि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा। फिर आप कहोगे कि सर स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी तो अपोजिट होते हैं, तो दोनों का ऑर्डर सेम कैसा आया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्लो स्टेप कौन सा है। तो अगर स्लो स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है तो जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही रिएक्शन की रेट का ऑर्डर होगा या रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा रिएक्टेंट की। लेकिन अगर जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो स्लो स्टेप नहीं है, जिसमें इंटरमीडिएट रिएक्शन कर रहा है वो फास्ट स्टेप है, सॉरी स्लो स्टेप है, तो आंसर उल्टा हो जाएगा। जो आपके स्टेबल कम है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। खैर बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेन बात यह है कि जो आर एक्स है स्लो स्टेप में आर प्लस बना रहा है, तो ये स्टेप स्लो है, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इस स्टेप में क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है तो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतने ही इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। फास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जो कार्बोकेटाइन बना उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और RNU बना रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट बना रहा है। अब अगर हम बात करें इसकी SN2 की, तो मैकेनिज्म क्या दे रखा है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है RX पे और एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, क्योंकि ये जो है ये ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है R पे, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो R पे अटैक कर रहा है, R पे जुड़ रहा है और X R से निकल रहा है। फाइनली क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया R से और X निकल गया। इसके बाद अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट लॉ जो है वो है रेट इक्वल्स टू KRX, क्योंकि रेट लॉ आपको ध्यान हो तो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। तो रेट लॉ में स्लोएस्ट स्टेप क्या, ये स्टेप है, तो अगर हम इस स्टेप के हिसाब से रेट लॉ लिखें तो KRX हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर हम इसके हिसाब से बात करें रेट लॉ की, तो क्योंकि यहाँ पर एक ही स्टेप है तो स्लो फास्ट का कंसेप्ट ही नहीं है, तो रेट लॉ क्या होगा, KRX, ये भी आ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल भी आ जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर RX के सेंस में जो कि रिएक्टेंट है और फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफाइल के सेंस में जो कि रिएजेंट है, दोनों का आपको ध्यान रखना है इसमें। अब यहाँ ये कह रहा है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कार्बोकेटाइन है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से अगर हम बात करें तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है। तो ये क्या बता रहा है कि ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है, ये मैंने लिख दिया ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, और ये इंटरमीडिएट है। तो जो इंटरमीडिएट होता है दो ट्रांजिशन स्टेट के मिड का पार्ट होता है। तो आप देखेंगे कई बार जो नॉर्मल बुक्स हैं, जो छोटी बुक्स हैं, वो क्या कहते हैं कि इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, मतलब इंटरमीडिएट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती, जो नॉर्मल छोटी मोटी बुक्स में लिखा रहता है, लेकिन वो एक्चुअल में सही नहीं है। सही क्या है कि इसमें दो ट्रांजिशन स्टेट बनती है और एक इंटरमीडिएट बनता है, जबकि इसमें केवल एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। लेकिन अगर मान लीजिए आरपीसी क्वेश्चन पूछती है और वो इस टाइप से कोई स्टेटमेंट देती है कि भाई यहाँ पर इंटरमीडिएट बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन रही, तो एक बार आप उसको सही मान सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखिए ये आप सब जानते हैं कि कार्बोकेटाइन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कई बार। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ये आपको नॉर्मली नहीं पता है, तो कई बार क्या होता है, ये तो आसान है हमारे लिए कि कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, तो sp2 होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, तो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है और जो X है उसको हम ट्रू बॉन्ड नहीं मान रहे ट्रांजिशन स्टेट में। तो ट्रू बॉन्ड जो है, जैसे मान लीजिए कार्बन जो है उसकी 4 वैलेंसी है, तो 4 वैलेंसी की अगर हम बात करें तो 3 वैलेंसी जो है वो तो ट्रू बॉन्ड बना रही है, और ये जो है डॉटेड लाइन है जो कि एक्चुअल बॉन्ड में काउंट नहीं हो रहा, मतलब बॉन्ड जो है फॉर्मेशन और ब्रेकिंग की कंडीशन में है। तो वो जो 3 ग्रुप हैं वो आपके ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में होते हैं। उसको आप ऐसे कह सकते हो कि ये आपके ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में इस टाइप से ग्रुप होते हैं, 3 वैलेंसी होती है। तो ये आपके ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज कहलाती है। इसके बाद अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर की, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है इसका होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो किससे डिसाइड हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पर अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इससे जस्ट रिवर्स है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यहाँ पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो किससे डिसाइड हो रहा है, स्टेरिक फैक्टर से, कि भाई यहाँ पर क्या होता है। देखिए होता क्या है कि ये हमने कहा कि ये आपके एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड में हमने कहा
कि ये आपके हैलोजन है, ठीक है, ये हैलोजन है और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये हैलोजन है और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो ये जो 3 ग्रुप हैं ये जितने बल्कि होंगे इसके अटैक होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और ये जितने माइनर ग्रुप होंगे या स्मॉलर ग्रुप होंगे तो ये आसानी से क्या करेगा, अटैक करेगा। तो जैसे जैसे आपके डिग्री बढ़ रही है, मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, तो इन ग्रुप की बल्कीनेस बढ़ रही है, और बल्कीनेस बढ़ रही है तो स्टेरिकल हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो रही है, और स्टेरिकल हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो रही है तो अटैक जो है वो आसानी से नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर स्टेरिकल फैक्टर से कंट्रोल हो रहा है, और यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से कंट्रोल हो रहा है। इसके बाद है कि यहाँ पर बन रहा है रैसिमिक मिक्सचर। अब देखिए रैसिमिक मिक्सचर होता है क्या, अभी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे इसके बाद। तो रैसिमिक मिक्सचर क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, कि जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होते वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं, और उसको हम कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल। और अगर एक कार्बन है तो उसको किरल कार्बन या कायरल कार्बन कह देते हैं। तो वहाँ पर जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो पेयर ऑफ एनेंटियोमर होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये आपके मिरर इमेज है, तो एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है, ये दोनों आपस में मिरर इमेज है और सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो ये आपस में पेयर ऑफ एनेंटियोमर कहलाते हैं। अब पेयर ऑफ एनेंटियोमर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। क्या होती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसे है मान लीजिए, तो जब ये सॉल्यूशन में से पास होती है और अगर सॉल्यूशन में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो ये क्या होती है? रोटेट हो जाती है। क्या होती है? रोटेट हो जाती है। तो अगर ये एनेंटियोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्लस अल्फा से रोटेट कर रहा है तो जो उसकी मिरर इमेज है वो उस लाइट को माइनस अल्फा से रोटेट करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक एनेंटियोमर है तो वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है और दूसरा एनेंटियोमर है तो वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अगर हम उसको दोनों को बराबर मात्रा में ले लें तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहते। क्यों? क्योंकि जो लाइट है अब वो रोटेट नहीं करेगी। तो जब दोनों का आप इक्वल मिक्सचर लेते हो उसको हम रैसेमिक मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? रैसेमिक मिक्सचर। देखिए एक चीज़ और है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक काम करिए कि जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, स्टीरियो केमिस्ट्री करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप स्टीरियो केमिस्ट्री देख सकते हैं। हालांकि वो जो यूनिट है वो कंप्लीट नहीं है, तो जितना मैंने वहाँ पढ़ा दिया है आप वहाँ से पढ़ लीजिए, और उसके आगे का जो पार्ट है वो मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा। इस जो मैंने वहाँ पढ़ा दिया वो मैं रिपीट नहीं करूँगा, तो आप वहाँ से देख लीजिए, उसके आगे मैं कंटिन्यू करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रैसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। अब रैसिमिक मिक्सचर फॉर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कार्बोकेटाइन है वो प्लेनर है। क्योंकि जो कार्बोकेटाइन है वो क्या है? प्लेनर है। कार्बोकेटाइन प्लेनर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अटैक होगा, जैसे मैंने कहा कि ये कार्बोकेटाइन प्लेनर है, भाई आपने क्या कहा? sp2 ट्राइगोनल प्लेनर है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अटैक ऊपर से भी हो सकता है और अटैक नीचे से भी हो सकता है। ऊपर से अटैक होगा तो अलग एनेंटियोमर बनेगा और नीचे से अटैक होगा तो अलग एनेंटियोमर बनेगा। तो दोनों के अटैक होने की जो पॉसिबिलिटी है ऊपर से और नीचे से वो बराबर होती है। इसलिए जो है दोनों एनेंटियोमर लगभग बराबर मात्रा में बनते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं? रैसिमिक मिक्सचर बन रहा है। और रैसिमिक मिक्सचर क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। समझ आई बात? और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? एक्सटर्नल कंपनसेशन, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब एक एनेंटियोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सॉरी एक्टिव है, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन क्योंकि दोनों बराबर मात्रा में ले लिया इसलिए दोनों की एक्टिविटी खत्म हो गई। यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टीरियो, अब देखिए रिएक्शन की स्टीरियो भी इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ज़्यादा मैं अभी फिलहाल स्टीरियो में नहीं जा रहा, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वहाँ स्टीरियो में पढ़ेंगे, ये वाली हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर एग्जाम में स्टीरियो के बेस पे भी क्वेश्चन आता है। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे, और जो कंसेप्ट हमारे रह जाएंगे थ्योरी में वो हम क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर लेंगे। ये हो गया इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्या है कि हमने क्या देखा कि जो आपके एल्किल हैलाइड है वो आपके इस तरीके से, ठीक है, ये एल्किल हैलाइड है, ये आपके मान लीजिए मॉलिक्यूल है। अब जो अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का वो नीचे से हो रहा है। तो जब ये नीचे से अटैक होता है तो ये 3 ग्रुप जो है वो ऊपर की साइड जा रहे हैं, ये 3 ग्रुप ऊपर जाते हैं और ये ट्रायगोनल प्लेनर हो जाते हैं, और ये धीरे धीरे निकलना शुरू होता है और यहाँ से धीरे धीरे ये ऐड होना शुरू होता है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें ये 3 बॉन्ड तो ट्रू बॉन्ड है, और ये ऊपर की साइड है और ये नीचे की साइड है, ये ट्रू बॉन्ड नहीं है, मतलब एक फॉर्म हो रहा है और एक ब्रेक हो रहा है। तो ये जो स्थिति होती है ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। अब इसमें इन्वर्जन का मतलब क्या है कि ये जो 3 ग्रुप पहले नीचे थे अब ये 3 ग्रुप क्या हो जाएंगे? ऊपर हो जाएंगे, और जो ग्रुप ऊपर था वो निकल गया और नीचे से नया ग्रुप आ गया, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। और यहाँ पर क्या हो रहा है? वॉल्डन इन्वर्जन।
क्लियर है। तो इन्वर्जन का मतलब क्या था कि जो 3 ग्रुप नीचे थे वो ऊपर हो गए और जो ग्रुप ऊपर से निकला उसकी जगह अपोजिट साइड से ग्रुप आ गया। तो यहाँ पर इन्वर्जन का मतलब ये है कि जो आपके लिविंग ग्रुप है वो निकल गया और जो नया ग्रुप आया न्यूक्लियोफाइल वो लिविंग ग्रुप की अपोजिट पोजीशन पे आया है। किस पे आया है? अपोजिट पोजीशन पे। इन्वर्जन का मतलब यहाँ पर आप पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में RS नोमेनक्लेचर। तो इन्वर्जन का मतलब ऐसा नहीं है कि R का S बनेगा या S का R बनेगा, ये इन्वर्जन का मतलब बिल्कुल नहीं है। इन्वर्जन का मतलब केवल ये है कि जो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है मॉलिक्यूल में, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, वो लिविंग ग्रुप की अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है, ये मतलब है इसका। इसको हम वॉल्डेन इन्वर्जन कहते हैं। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर आप ढंग से देखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। इसके बाद दे रखा है न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बोथ साइड ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखिए ये मैंने आपको समझा दिया कि कार्बोकेटाइन ट्राइगोनल प्लेनर है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऊपर से भी कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है, तभी आपके रैसिमिक मिक्सचर बन रहा है, क्योंकि दोनों एनेंटियोमर जो हैं वो बराबर मात्रा में बन रहे हैं। यहाँ पर अटैक कैसे हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई ये आपके लिविंग ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल इसके जस्ट अपोजिट कर रहा है, जिसको हम क्या करें, बैक साइड से अटैक हो रहा है। इसके बाद है रीअरेंजमेंट पॉसिबल। अगर ट्रू कार्बोकेटाइन बनता है, देखिए ट्रू कार्बोकेटाइन का मतलब इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। एक तो होती है ट्रांजिशन स्टेट कि भाई बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है और बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक स्टेप में केवल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, फिर नेक्स्ट स्टेप में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। जैसे अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वहाँ पर क्या था कि पहले बॉन्ड फॉर्म हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हुआ था। तो ये आपके 2 स्टेप रिएक्शन होती है, जहाँ पर एक साथ बॉन्ड बनता है और एक साथ बॉन्ड ब्रेक होता है, जो एक ही स्टेप में काम हो रहा है। वहाँ पर जो मैकेनिज्म फॉलो होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंसर्टेड मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? कंसर्टेड मैकेनिज्म। ये कंसेप्ट या जो टर्म है ये आपको ध्यान रखनी है, पेरिसाइक्लिक में आएगी। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब ये है कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हो रहा है साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो जहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा वहां रीअरेंजमेंट की संभावना होगी। और रीअरेंजमेंट कब होगा? जब लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी हो। इसका मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री। यहाँ पर रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हो रहा है। पोलर सॉल्वेंट माइंड न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, तो कार्बोकेटाइन जो स्टेबल है वो किस में है? पोलर में है। तो यहाँ पर आपको पोलर सॉल्वेंट लेना है। और न्यूक्लियोफाइल कैसा लेना है? माइल्ड। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिए कि हम चाह रहे हैं कि भाई पहले कार्बोकेटाइन बन जाए, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो बनने ही नहीं देगा, पहले अटैक करने में लगा रहेगा। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल माइल्ड होगा तो वो क्या कहेगा, ठीक है चलो पहले कार्बोकेटाइन बना लो, उसके बाद अटैक करूंगा। और कार्बोकेटाइन कब बनेगा? जब सॉल्वेंट पोलर होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट पोलर होगा तो वो क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग में हेल्प करेगा और इसकी सॉल्वेशन करने से ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। जबकि यहाँ पर आपको कार्बोकेटाइन नहीं बनाना, तो आपको सॉल्वेंट पोलर नहीं लेना, नॉन पोलर लेना है, क्योंकि नॉन पोलर में बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा आसानी से। और नॉन पोलर आप लोगे बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। दूसरी बात फिर क्या करना है, आपको न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लेना है, तो वो अटैक करेगा। तो ये सारी जो पॉसिबिलिटी थी, सारी जो कंडीशन थी, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि SN1 और SN2 पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप नहीं कर पाएंगे। आप सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? इंटरनल को अगर हम समझें तो इसका अगर हम सिंपल हिंदी करें तो आंतरिक होता है। आंतरिक का मतलब अंदर ही अंदर। तो देखिए यहाँ पर इसको हम रिएक्शन से समझते हैं, डार्जन्स प्रोसेस। अब देखिए डार्जन्स रिएक्शन अलग होती है, डार्जन्स प्रोसेस कहते हैं एक्चुअल में। एल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड एंड फॉर्म एल्किल हैलाइड विद रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो डार्जन प्रोसेस है उसमें मैकेनिज्म कौन सा है? SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और डार्जन प्रोसेस है क्या? एल्कोहल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? SOCl2 एंड फॉर्म एल्किल हैलाइड। और क्या फॉर्म कर रहा है? एल्किल हैलाइड विद रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। तो देखिए अगर हम कंपेयर करें SN1 SN2 तो वहाँ हमने स्टीरियो पढ़ी कि वे रैसिमिक मिक्सचर बन रहा है, वॉल्डन इन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पर SNI में क्या है? रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल से समझें, HCH3C2H5OH फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं इसको। स्टीरियो में मैंने पढ़ा रखा है, आप जाके वीडियो चेक कर लेना।
प्लस SOCl2 जिसको हम कह रहे हैं थायोनिल क्लोराइड। तो SOCl2 के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो OH जो है उसका H और Cl जा रहा है, तो इसका मतलब O जहाँ था वो वहीं का वहीं है, स्टीरियो में कोई चेंज नहीं है। तो HCl निकल गया, -HCl कर दिया। उसके बाद HCH3C2H5 वैसा का वैसा, O जो है वहाँ का वहीं है जहाँ पर पहले था। और उसके साथ क्या जुड़ गया? SOCl2। क्या जुड़ गया? SOCl2 ये जुड़ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, मतलब सल्फर से एक बॉन्ड दूर जा रहा है और एक बॉन्ड आ रहा है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब उस पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा ना कोई नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि जो नेट बॉन्ड हैं वो ना तो आ रहे हैं ना जा रहे हैं, एक आ रहा है और एक जा रहा है, तो सल्फर पे कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन है उससे बॉन्ड दूर चला गया, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर क्लोरीन के पास बॉन्ड आ गया तो उस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो हमने क्या देखा कि ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया और ये सल्फर डाइऑक्साइड तो निकल गया -2 SO2 के फॉर्म में, और ये आपके प्लस चार्ज आ गया और ये Cl- आ गया। ये आपके, इसको हम कहते हैं इंटीमेट आयन पेयर। क्या कहते हैं? इंटीमेट आयन पेयर। मतलब कहने का मतलब आयन के पेयर के फॉर्म में रहता है, दूर दूर अलग नहीं हो रहा है। और ये जो आयन पेयर है ये कंबाइंड होता है फाइनली और ये जुड़ जाता है। तो हमने क्या देखा कि जहाँ पर OH था लास्ट में वहीं पर Cl जुड़ा है। इसी को हम कहते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि जो ग्रुप जहाँ से निकल रहा है नया ग्रुप वहीं ऐड हो रहा है, और इन्वर्जन का मतलब जो ग्रुप जहाँ से निकल रहा है नया ग्रुप उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टीरियो का। ये जो क्वेश्चन है इंटीमेट आयन पेयर वाला, ये क्वेश्चन RPSC ने पूछ रखा है स्कूल लेक्चर के एग्जाम में। जब आप शीट देखोगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन वन, अब देखिए रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन इसकी स्टीरियो मैंने बता दी, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। अब यहाँ पर क्या है कि ये एल्किल हैलाइड फॉर्म करने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। उसका रीज़न क्या है कि जो साइड प्रोडक्ट हैं HCl और SO2 दोनों ही गैसियस प्रोडक्ट हैं, तो इसको आप थोड़ा सा हीट करते हैं तो गैसियस प्रोडक्ट जो होते हैं वो निकल जाते हैं, तो आपके प्योरली क्या मिल जाता है? आपको एल्किल हैलाइड। नॉर्मली जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर यील्ड जो होती है वो 100% नहीं होती है, वहाँ पर साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, तो वहाँ पर उसको सेपरेट करना, उसको प्यूरिफाई करना, उसमें काफ़ी कॉस्ट आती है। तो यहाँ पर क्योंकि साइड प्रोडक्ट गैसियस हैं तो उसको आप जरा सा हीट करेंगे तो वो निकल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी उसको प्यूरिफाई करने में, उसको सेपरेट करने में। तो ये एक अच्छा मेथड कहलाता है किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो ये SNI है, थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि कॉमन नहीं है तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है क्वेश्चन बनने की। 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का, इंटीमेट आयन का बन ही चुका है, और यहाँ पर ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं, ये एक रिटेंशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें एडिशन रिएक्शन की, तो एडिशन रिएक्शन में होता क्या है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, अब वो चाहे डबल बॉन्ड हो सकता है चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, उसकी रिएक्शन आप करा रहे हो रिएजेंट के साथ, और पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और क्या फॉर्म हो रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गए, इसको हम कह रहे हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो 3 तरह की दे रखी है: न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसकी? कार्बोनिल कंपाउंड की। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है, तो आपको क्या कहना है या आपको क्या ध्यान होना चाहिए? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कार्बोनिल जो कंपाउंड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड हम एक्चुअली क्या किसको रहे हैं? एल्डिहाइड और कीटोन को। उसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है वो किस में हो रहा है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसे सिंपल एल्कीन और एल्काइन। इसके बाद है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या है? पर ऑक्साइड इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट और खराश इफेक्ट होती है एल्कीन में ही है, लेकिन कंडीशन चेंज हो जाती है। देखिए इसके अलावा मैंने आपको जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बता दी एरोमेटिक में, लेकिन जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है या फिर हम कहें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये कई बार क्या होता है एरोमेटिक सिस्टम में भी होती है। वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन जब आएगा मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। जैसे मैंने कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली हमने किस में पढ़ा? एल्किल हैलाइड में पढ़ा, या फिर हम किस में पढ़ रहे हैं? एल्कोहल में पढ़ रहे हैं, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड भी शो करते हैं। तो वहाँ पर जब आएगा मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। जैसे एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, तो वो मैकेनिज्म क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है वो मैंने यहाँ कंक्लूड नहीं करें, इंक्लूड नहीं करें। जब आएगा तब मैं वहाँ पर आपको डिटेल में समझा दूंगा।
ये आपके तीन हो गए एडिशन रिएक्शन के टाइप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल। न्यूक्लियोफिलिक कौन शो कर रहा है? कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन। इलेक्ट्रोफिलिक कौन शो कर रहा है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन एंड एल्काइन। और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो है वो भी एल्कीन ही शो करता है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में। स्पेशल कंडीशन क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट और एंटी मार्कोनिक इफेक्ट। ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अभी मैकेनिज्म देखेंगे हम। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं? कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन से का अगर कोई आपसे हाइब्रिडेशन पूछे तो आप क्या कहोगे? sp2। क्यों? क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर है। क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडेशन है किसका? कार्बोनिल का। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब प्लेनर मॉलिक्यूल है तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी बराबर है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा। अटैक करने के बाद वैलेंसी जो थी, पहले यहाँ पर 3 ग्रुप थे, अब जैसे अटैक करा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो हो कैसे रहा है कि जैसे ये इसने अटैक करा, ये मान लीजिए इसने अटैक करा नीचे से, तो ये बॉन्ड यहाँ चल जाएगा। तो कार्बन पे, ऑक्सीजन पे क्या गया? नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा और ऑक्सीजन पे चला गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्सीजन पे माइनस और न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया कार्बन पे। ये तो था स्लो स्टेप जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। और इसको अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कार्बोनिल की रिएक्टिविटी भी आपको बता रखी है। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेंगे यहाँ पर, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? स्लो स्टेप पे तो अटैक हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पर नेगेटिव पे जुड़ जाएगा। फास्ट स्टेप है, ये जुड़ गया, ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। बहुत सिंपल है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, डबल बॉन्ड जो था वो ऑक्सीजन पे चला गया माइनस के फॉर्म में। सेकंड स्टेप में प्लस जो है वो ऑक्सीजन के माइनस से जुड़ गया, ये आपके प्रोडक्ट बन गया। इसका हमने एक सिंपल सा एग्जांपल ले रखा है। कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड ले लिया, एसिटल्डिहाइड, HCN की रिएक्शन कराई। तो HCN में नेगेटिव पार्ट क्या है? CN। तो CN तो जुड़ेगा कार्बन से और H जुड़ेगा ऑक्सीजन से। तो ये हो क्या गया? CH3। ये हाइड्रोजन तो पहले से कार्बन पे, तो ये हो गया CH। ऑक्सीजन पे क्या जुड़ा? H, तो ये हो गया OH। और CN किस पे जुड़ गया? कार्बन पे, तो ये हो गया CN। इसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। इसको हम क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रिन। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो कार्बन है एक्चुअल में किरल कार्बन है। ये जो कार्बन है एक्चुअल में क्या है? किरल कार्बन। हालांकि इसकी स्टीरियो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, लेकिन अगर फिर भी हम बात करें तो ये जो किरल कार्बन है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा रैसमिक मिक्सचर। क्यों? क्योंकि ये ट्राइगोनल प्लेनर था। कार्बोनिल कंपाउंड अटैक ऊपर से भी हो सकता था और अटैक नीचे से भी हो सकता था, बराबर मात्रा में होगा। तो ये आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, लेकिन क्योंकि बराबर मात्रा में पेयर ऑफ एनंटियोमर बनेंगे उसको हम कहते हैं रैसमिक मिक्सचर, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है एल्कीन और एल्काइन की, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। मतलब एल्कीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है। अब एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है स्टार्टिंग में, स्लो स्टेप है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये यहाँ से यहाँ अटैक कर रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव पे पॉजिटिव अटैक कर रहा है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ गया। इसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है, देखिए ये स्लो स्टेप है। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पॉजिटिव चार्ज है। फास्ट स्टेप है, ये अटैक करेगा और ये जुड़ जाएगा। रिएक्शन हो गई, ये था मैकेनिज्म। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल मैंने क्या लिया? प्रोपीन लिया। प्रोपीन पे H+ अटैक करा है। तो अगर हम सिंपल कहें, रिएक्शन वाइज कहें, तो प्रोपीन पे हम रिएक्शन करा रहे हैं HCl की। किसकी रिएक्शन करा रहे हैं? HCl की। ये मैकेनिज्म के फॉर्म में शो कर रहा है। तो सबसे पहले H+ अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है। तो H+ जो अटैक करेगा, अगर आपको ध्यान हो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो मैंने आपसे कहा था कि वहाँ पर अगर हेटेरो एटम है तो फिक्स है कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे। जैसे अभी हमने कार्बोनिल के केस में देखा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, फिक्स है। लेकिन यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट क्या कह रहा है कि ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी शिफ्ट की, ये यहाँ होगी। तो जब यहाँ डायरेक्शन होगी तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो ये पॉजिटिव किस पे जुड़ेगा? नेगेटिव पे। और प्लस चार्ज कहाँ जाएगा? यहाँ पर। तो हमने क्या देखा, क्योंकि ये CH3+ लगा रहा है तो ये यहाँ पर और H+ यहाँ अटैक करेगा। तो H यहाँ जुड़ गया तो ये हो गया CH3 और ये हो गया प्लस। दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि ये जो है वो यहाँ आ जाए, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी अगर आप चेक करोगे, देखिए ये तो एक पॉसिबिलिटी थी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये H+ यहाँ अटैक करे तो प्लस यहाँ आ जाएगा। दोनों केस में जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो इसकी है। क्यों? क्योंकि ये आपके CH3+ लगा रहा है तो ये यहाँ पर माइनस और ये H+ जुड़ गया। तो एक तो बनने में भी आसान है, दूसरा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है।
तो दोनों कार्बोकेटायन बनेंगे 1 डिग्री और 2 डिग्री, लेकिन 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, Cl जुड़ता है, Cl माइनस जो है वो कहाँ जुड़ गया, प्लस पे, ये बन गया, ये मेजर है क्योंकि ये मोर स्टेबल से बन रहा है। इससे अगर बनाओगे प्रोडक्ट, तो यहाँ साइड में लिख देता हूँ, इससे अगर आप प्रोडक्ट बनाते तो ये बनता है CH3 CH2 CH2 Cl, तो ये भी बनता, ऐसा नहीं कि ये बनता नहीं, ये बनता माइनर। तो यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, मेजर और माइनर। ये जो मेजर और माइनर बन रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या कहा, एक मेजर है और एक माइनर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट तो दोनों बन रहे हैं, लेकिन एक की जो परसेंटेज है या जो परसेंटेज यील्ड है या जो अमाउंट बन रही है वो ज़्यादा है और दूसरी कम है। तो यहाँ पर इसकी परसेंटेज ज़्यादा है और इसकी परसेंटेज कम है। तो ये कंसेप्ट है मेजर और माइनर का। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो दो प्रोडक्ट हैं, इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, तो आप कहेंगे कि ये 2 क्लोरोप्रोपेन है और ये 1 क्लोरोप्रोपेन है। इसका मतलब ये आपस में क्या है, पोजिशनल आइसोमर। और पोजिशनल आइसोमर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी कहते हैं और रीजियो आइसोमर भी कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है अपने आप में, इसको हम क्या कह सकते हैं, रीजियो सिलेक्टिव। क्या कह सकते हैं, रीजियो सिलेक्टिव, ये आप कह सकते हो। तो ये जो है रीजियो सिलेक्टिविटी को बता रहा है। किसको बता रहा है, रीजियो सिलेक्टिविटी। देखिए सिलेक्टिव टर्म कब काम में आएगी, जब दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक मेजर और एक माइनर। और अगर केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है तो वहां पर हम टर्म काम में लेते हैं स्पेसिफिक। तो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें रिलेशन क्या है, अगर मान लीजिए स्टीरियो आइसोमर होते हैं तो हम स्टीरियो सिलेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर ये रीजियो आइसोमर है, इसके लिए हम क्या कह रहे हैं, रीजियो सिलेक्टिव। तो अब मार्कोनिक रूल क्या कह रहा है, मार्कोनिक रूल ये कह रहा है इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ asymmetrical addition alkene, the electrophilic part attached to that carbon atom of double bonded carbon which possess more number of hydrogen atom। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि asymmetrical alkene है, उसमें हम करा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखिए क्योंकि अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो कंडीशन क्या है कि एसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए, उसमें हम क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एसिमेट्रिकल एल्कीन द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट का मतलब पॉजिटिव पार्ट, अगर हम HCl की बात करें तो H प्लस हो जाएगा पॉजिटिव पार्ट। द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अटैच टू दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन में से, विच पजेस मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें हाइड्रोजन की एटम की संख्या ज़्यादा होगी। अब अगर मान लीजिए मैं रिएक्टेंट को देखूं तो रिएक्टेंट ये है मेरे लिए, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ Cl जुड़ेगा। ये मार्कोनिक प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये मेजर है, ये क्या है, मेजर। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, जिसमें H प्लस वहाँ जुड़ेगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब ये मार्कोनिक रूल क्या है, देखिए कई बार क्या होता है कि हम जब रिएक्शन लिखते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम मैकेनिज्म तो लिखते नहीं हर बार, तो वहाँ पर आंसर कैसे याद रखें। तो जैसे मान लीजिए मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखता, ये रिएक्टेंट बनाता और ये दोनों प्रोडक्ट बनाता, तो मुझे पता ही नहीं रहता कि ये बने कैसे। तो वहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि भाई हम लैंग्वेज के फॉर्म में याद करें आंसर, कि ये यहाँ जुड़ेगा वो वहाँ जुड़ेगा। लेकिन अगर आप मैकेनिज्म के थ्रू कर रहे हैं आंसर, तो आपको लैंग्वेज रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैकेनिज्म के थ्रू करेंगे तो आपने क्या करा, H प्लस जोड़ा, दोनों पॉसिबिलिटी बना दी कार्बोकेटायन की, ये भी बना दिया ये भी बना दिया, ये मोर स्टेबल है ये लेस स्टेबल है। तो मोर स्टेबल से प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। लेस स्टेबल से प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी कम है, कम प्रोडक्ट बनेगा। तो ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। मेजर में आपने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है वो वहाँ जुड़ा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थे, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ा जहाँ हाइड्रोजन कम थे। लेकिन कई बार क्या होता है, मार्कोनिक रूल फेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये केवल लैंग्वेज के फॉर्म में है। आंसर किससे आएगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर ये मैं रिएक्टेंट जो है वो ऐसे लिख दूँ, CCl3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, और अब आप इसमें HCl का एडिशन करा रहे हो प्लस HCl, तो अब जो प्रोडक्ट है वो मार्कोनी के हिसाब से नहीं आएगा, मतलब जो आपने लैंग्वेज पढ़ी है उसके हिसाब से नहीं आएगा। उसका कारण क्या है कि ये CCl3 का जो इफेक्ट है वो उल्टा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर। तो जो कार्बोकेटायन है वो 1 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि CCl3 माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो अगर ये यहाँ होगा तो ये और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो इसका रिजल्ट अपोजिट आएगा इसके कंपैरिजन में।
तो ये आपको याद रखना है मार्कोनिक रूल क्या है, ये भी लैंग्वेज भी आपको याद रखनी है क्योंकि कई बार लैंग्वेज पे क्वेश्चन आ जाता है और ये रीजियो सिलेक्टिविटी शो कर रहा है, तो इतना काफ़ी है। जब क्वेश्चन आएंगे तो और कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को हम एंटी मार्कोनिक एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं और पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। तो एंटी मार्कोनिक का हो या देखिए मार्कोनिक का उल्टा एंटी मार्कोनिक, क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट मार्कोनिक में बन रहा है एंटी मार्कोनिक में उल्टा बनता है, क्योंकि रीजन क्या है, यहाँ मैकेनिज्म अलग है और यहाँ मैकेनिज्म अलग है। यहाँ फ्री रेडिकल एडिशन। अब मैकेनिज्म क्या है देख लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये हमने रिएक्शन देखी पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में है, इसको खराश इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खराश इफेक्ट। तो यहाँ पर ऑक्साइड प्रेजेंट है और पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बना है जिसमें Br क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है, या 1 ब्रोमो एल्केन है या प्रोपेन है। और अगर मैं ये वाला प्रोडक्ट बनाऊँ CH3 CHBr और ये CH3, ये माइनर है, वो मेजर है और ये माइनर है। अब अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म क्या है, ROOR, फोटोकेमिकल कंडीशन है, 2RO रेडिकल बन गए। तो ये रेडिकल इनिशिएटर कहलाते हैं। ये जो पर ऑक्साइड है ये रेडिकल इनिशिएटर कहलाते हैं। कहने का मतलब ये आसानी से रेडिकल बना लेते हैं और रेडिकल बनने के बाद दूसरा नया रेडिकल बनाते हैं, तो इनको रेडिकल इनिशिएटर कहते हैं। तो ये 2RO रेडिकल बन गया और ये RO रेडिकल क्या करेगा, HBr से रिएक्शन करेगा। HBr से रिएक्शन करने के बाद ये क्या कर रहा है, H ले रहा है। H लेने के बाद ये तो बन गया ROH और ये Br रेडिकल बन गया। अब ये Br रेडिकल क्या करेगा, एल्कीन से जुड़ेगा। तो एल्कीन से जब Br रेडिकल जुड़ रहा है तो आप क्या करेंगे, दोनों पॉसिबिलिटी देखेंगे। यहाँ Br जोड़ेंगे तो रेडिकल यहाँ आएगा, यहाँ Br जोड़ेंगे तो रेडिकल यहाँ आएगा। अब आप खुद सोचिए कि कौन से डिग्री का रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री या 2 डिग्री। तो आप कहेंगे 2 डिग्री, क्योंकि हमने इंटरमीडिएट पढ़ रखे हैं। तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है तो 2 डिग्री बना दीजिए, ये बन गया 2 डिग्री मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये मोर स्टेबल से आपने रिएक्शन कराई HBr की, और HBr से जब आपने रिएक्शन कराई तो H जुड़ गया, Br रेडिकल रह गया, ये H जुड़ गया। तो ये आपके मेजर प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन रेडिकल से बन रहा है। अगर आप लेस स्टेबल रेडिकल से बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये CH3 है, ये CH और Br आपने यहाँ जोड़ दिया और ये हो जाता CH2 रेडिकल, तो ये लेस स्टेबल रेडिकल है। यहाँ पर आप H जोड़ते तो ये लेस स्टेबल बनता। तो अब आप जब प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट है मेजर, तो ये 1 ब्रोमो एल्केन है या प्रोपेन है और यहाँ पर ये 2 क्लोरोप्रोपेन था। ध्यान रखना कि खराश इफेक्ट में HBr ही लेते हैं। क्या लेते हैं, केवल HBr लेते हैं, जबकि यहाँ पर आप HCl भी ले सकते हो और HBr भी ले सकते हो। एसिडिक मीडियम है यहाँ पर पर ऑक्साइड की कंडीशन में, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब देखिए ऐसा हुआ क्यों है। ऐसा होने का रीज़न ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर पहले H प्लस जुड़ रहा है, बाद में Cl माइनस जुड़ रहा है। तो H प्लस जुड़ा, फिर हमने मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देखा, जबकि यहाँ पर पहले Br रेडिकल जुड़ रहा है, उसके बाद H रेडिकल जुड़ रहा है। तो ये डिफरेंस है। तो इसको हम एंटी मार्कोनिक रूल कहते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो जस्ट अपोजिट आता है मार्कोनिक के। मेजर माइनर यहाँ भी है, रीजियो सिलेक्टिविटी यहाँ भी है। तो ये आपके एंटी मार्कोनिक हो गया। बहुत ज़्यादा एंटी मार्कोनिक नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन है, हिंदी में कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। अब देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, एडिशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन में क्या था, एक पाई बॉन्ड था, मतलब डबल बॉन्ड था, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। यहाँ जस्ट उल्टा है, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे और एक पाई बॉन्ड बनेगा। 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करे, पाई बॉन्ड बन गया और ये XY निकल गए। इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए एलिमिनेशन में 2 मैकेनिज्म दे रखे हैं, E1 और E2। अब E1 और E2 देखेंगे तो देखिए SN1 और SN2 से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। जैसे E1 की अगर हम बात करें तो यूनिमोलिकुलर है, E2 की बात करें तो बाईमोलिकुलर है। अब देखिए एक एक करके देखते हैं। कंप्लीट इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। जैसे SN1 में 2 स्टेप में था, वैसे यहाँ भी 2 स्टेप में। E2 की बात करें तो कंप्लीट इन 1 स्टेप। तो यहाँ पर लगभग सिमिलैरिटी है। E1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, E2 का मतलब बाईमोलिकुलर। कंप्लीट इन 2 स्टेप, कंप्लीट इन 1 स्टेप, यहाँ तक तो सेम चल रहा है। इसके बाद कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, ये भी सेम है। वहाँ SN1 में भी कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनता है। और अगर आपने इंटरमीडिएट्स वाला वीडियो देखा हो स्टार्टिंग वाला, तो वहाँ पर मैंने जब कार्बोकेटाइन पढ़ाया था तो वहाँ मैंने कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन पढ़ाई थी। तो वहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब आप मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो अलग अलग रिएक्शन में कार्बोकेटाइन आ रहा है, ये मैंने आपको वहाँ भी पढ़ाया था। तो ऑर्गेनिक की अच्छी बात ये है और बुरी बात ये है कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है। अच्छी बात कब होगी, जब हमको पहले से क्लियर है तो हम आगे उसको हमको हेल्प मिलेगी। और बुरी बात यह है कि अगर आपने पहले बेस क्लियर नहीं करा है
तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। अब ट्रांजिशन स्टेट की खास बात क्या है, एंटी पेरिप्लेनर। अब ये एंटी पेरिप्लेनर होता क्या है, ये आप जब स्टीरियो पढ़ते हैं तो मैं थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। ठीक है, एंटी पेरिप्लेनर को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, एडजेसेंट कार्बन है। अब आपको एलिमिनेशन करना है, तो एलिमिनेशन जब आप करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन से एक ग्रुप और दूसरे कार्बन से एक ग्रुप, जैसे मान लीजिए H और Br निकल रहे हैं, तो ये जो दो ग्रुप है जिसको आप लिविंग ग्रुप कहोगे, ये एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। अब एंटी पेरिप्लेनर का मतलब क्या है कि भाई ये कार्बन भी टेट्राहेड्रल है और ये कार्बन भी टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल का मतलब ये ऐसे है, जैसे मान लीजिए ये 3 ग्रुप ऐसे, ठीक है, 3 ग्रुप ऐसे पीछे वाले पे होंगे। तो अब मान लीजिए कि ये ब्रोमीन है, तो मैंने केवल इसकी बात कर रहा हूँ, 2 ग्रुप हटा दिए, और यहाँ पर मान लीजिए कि जिस हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ वो ये हाइड्रोजन है। तो ये जब दोनों सेम साइड होते हैं इसको कहते हैं सिन पेरिप्लेनर। क्या कहते हैं, सिन पेरिप्लेनर। और जब ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं ऐसे, इसको हम कहते हैं एंटी पेरिप्लेनर। तो यहाँ पर जब आप दिखाएंगे तो अब आप कैसे दिखाएंगे इसको कि ये आपके एंटी पेरिप्लेनर है। ठीक है, इसके 2 ग्रुप आप ऐसे दिखा देंगे, एक वेज और एक डैश। इसके 2 ग्रुप आप ऐसे दिखाएंगे, एक वेज और एक डैश। ये एंटी पेरिप्लेनर है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट की कंडीशन है वो एंटी पेरिप्लेनर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्लियर हो गया, आपके कार्बोकेटाइन बन रहा है, वहाँ ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ये आपके कार्बोकेटाइन, वो एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो देखिए मैकेनिज्म में क्या है, स्लो स्टेप है, और यहाँ पर मान लीजिए ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन क्या है, स्लो स्टेप में कार्बोकेटाइन बना रहा है। अब एक चीज़ वापस से रिपीट कर दूँ कि एल्किल हैलाइड जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो है वो कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन वो एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो करता है। कंडीशन का आपको ध्यान रखना, मैं कंडीशन अभी बताऊंगा आपको डिफरेंस क्या है। तो ये हमने बात करी, Br निकला, कार्बोकेटाइन बन गया। अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, OH माइनस जो है वो क्या करेगा, H+ लेगा, और H+ लेने के बाद वाटर निकल जाएगा, और यहाँ पर जब H+ लेगा तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस प्लस क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब मेन बात यह है कि जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक्वस KOH होता है, या एक्वस NaOH कह सकते हो आप, लेकिन जब आप एलिमिनेशन पढ़ते हो तो वहाँ पर एल्कोहलिक KOH होता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, मतलब है तो KOH ही, लेकिन सब्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ रहे हो, SN1 SN2 पढ़ रहे हो, वहाँ पर एक्वस KOH है, और जब आप एलिमिनेशन पढ़ रहे हो वहाँ पर एल्कोहलिक KOH है। ये आपको ध्यान रखना है, एल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन होगा, एक्वस है तो सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, OH- लिया तो ये H निकल गया और ये एल्किन बन गया। अब यहाँ पर आप मैकेनिज्म ये वाला करोगे तो यहाँ पर क्या है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, H यहाँ बॉन्ड यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, HBr निकल गया, C2H5ONA, ये आपने ले रखा बेस। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड आप कह सकते हो, तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अगर हम बात करें रीअरेंजमेंट पॉसिबल, यहाँ पर रीअरेंजमेंट जो होता है वो पॉसिबल होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन जहाँ जहाँ बनेगा, जहाँ जहाँ ट्रू कार्बोकेटाइन बनेगा वहाँ वहाँ रीअरेंजमेंट की संभावना होगी। और रीअरेंजमेंट कब होगा, जब लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री। रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है तो यहाँ रीअरेंजमेंट की संभावना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है ऑलवेज सेडजेफ प्रोडक्ट। तो देखिए सेडजेफ प्रोडक्ट अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था, हाइपर कॉन्जुगेशन हमने पढ़ा है। सेडजेफ प्रोडक्ट वो होता है जिसमें एल्कीन में सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा एल्किल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, और यहाँ दे रखा है सेल, और जो सेडजेफ प्रोडक्ट नहीं है वहाँ पर कम सब्स्टिट्यूएंट होंगे। अब इसको आप ऐसे समझ लो कि ये Br निकलना था, अब Br के बाद एक आपको H निकालना है। हालांकि यहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये आपके एक ही पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये आपके Br निकलेगा तो सारे ग्रुप एक जैसे हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, दूसरे एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो आपकी पॉसिबिलिटी और है नहीं। अब जैसे अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल यहाँ साइड में लिख के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लेता CH3 CH CH3 और Br, और ये मैं ले लेता CH2 CH3, ये जैसे मैंने ले लिया। अब यहाँ पर जब आप एलिमिनेशन करेंगे तो Br तो फिक्स हो गया कि यहाँ से निकलेगा। अब H के लिए 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा जिसमें लेस सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा जिसमें मोर सब्स्टिट्यूएंट है। तो H कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, क्योंकि ये सेडजेफ प्रोडक्ट है, और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है ज़्यादा स्टेबल होती है। कैसे समझ सकते हैं हम, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो यहाँ पर ऑलवेज सेडजेफ है। यहाँ पर क्या दे रखा है, नॉर्मली सेडजेफ, मतलब नॉर्मली का मतलब मैक्सिमम केस में सेडजेफ।
प्रोडक्ट एक्सेप्ट, अब नॉर्मली लिखा हुआ है मतलब हर जगह तो है नहीं, कुछ कुछ एक्सेप्शन होंगे। क्या एक्सेप्शन है? व्हेन लिविंग ग्रुप FnR3+, मतलब यहाँ तो लिविंग ग्रुप Br है तो कोई दिक्कत नहीं है, ZZ प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर लिविंग ग्रुप Br नहीं है, क्या है, F है और NR3+ है, तो इनको हम बैड लिविंग ग्रुप कहते हैं। या तो ये कंडीशन हो या फिर क्या हो, बल्कि बेस हो, तो उस केस में ZZ प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बल्कि बेस क्या है? जैसे पोटेशियम टर्शियल ब्यूटॉक्साइड। अब देखिए बल्कि बेस लेने से होता क्या है, बल्कि बेस जो होता है वो क्या करता है, स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइड पे जाता है। कहाँ जाता है? स्टेरिकली लेस हिंडर्ड। अब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल, इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये इसी एग्जांपल को लेता हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ CH3 लगा दिया तो ये एक H और कम हो गया। अब क्या है कि जब आप देखेंगे कि भाई ये आपके रिएक्टेंट है तो Br तो फिक्स हो गया, यहाँ से निकलेगा। अब H ये वाला भी निकल सकता है और H जो है वो ये वाला भी निकल सकता है, तो कौन सा निकलेगा? तो यहाँ पर बल्कि बेस क्या है कि यहाँ पर क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो बल्कि बेस यहाँ ना जाके यहाँ से H लेगा, तो बल्कि बेस क्या करेगा, ये वाला H लेगा और ये वाला बेस लेगा, तो जो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, लेस सब्सटीट्यूटिव पे आएगा। तो मैक्सिमम केस में ZZ प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर लिविंग ग्रुप बैड है जैसे फ्लोरीन NR3+ या फिर बल्कि बेस है, तो वहाँ पर आप डबल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे, जहाँ पर लेस हिंड्रेंस है या फिर ZZ प्रोडक्ट के जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आएगा उससे और क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते लेकिन अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। आगे दे रखा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीजेज रेट। यहाँ पर जैसे आपने देखा था SN1 में, अगर कार्बोकेटाइन आपको फॉर्म करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। और यहाँ पर आप कार्बोकेटाइन नहीं बना रहे हो तो इन पोलर सॉल्वेंट रेट डिक्रीजेस। तो यहाँ अगर आप पोलर सॉल्वेंट लोगे तो रेट डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट क्या है, कार्बोकेटाइन फॉर्म करने की टेंडेंसी को बढ़ा देगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के हिसाब से रेट डिसाइड होगी, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब यहाँ पर जैसे आपने SN1 SN2 पढ़ा था तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ रेट का ऑर्डर डिफरेंट था, यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो रेट डिसाइड होती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से, यहाँ रेट कैसे डिसाइड हो रही है, आंसर तो सेम ही है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर 3 डिग्री होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, तो वहाँ एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो वहाँ पर वो फ्री है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं है, तो वो आपके एलिमिनेशन की टेंडेंसी को क्या कर देगा, कम कर देगा। जैसे कहने का मतलब क्या है कि ये आपके Br ग्रुप है, अब इसके आसपास बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो वहाँ एलिमिनेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ये आपके डिफरेंस था E1 और E2 में। अब देखिए बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक तो इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन बनते क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, ऑलवेज ZZ होगा, और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो कंप्लीट इन वन स्टेप ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है। ट्रांजिशन स्टेट कैसी है, एंटी पेरिप्लेनर। ये देखिए टर्म ध्यान रखना, क्योंकि आजकल पूछ रहे हैं, RPSC पूछ रही है। मैकेनिज्म आपको बता दिया, मैक्सिमम केस में ZZ होगा, लेकिन किस केस में ZZ नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो ये और एक बल्कि बेस। इसके बाद रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम रहेगा। तो ये आपके कंप्लीट हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन। लास्ट टाइप है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब देखिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल है एंड में वही रहता है, लेकिन जो एटम की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, अटैचमेंट चेंज हो जाती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आइसोमर ही बनता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट है AB और X जुड़ा हुआ A से और Y जुड़ा हुआ B से। प्रोडक्ट जब आप देखेंगे तो X जो है वो B से जुड़ गया और Y जो है वो A से जुड़ गया, मतलब जो बॉन्डिंग है, अटैचमेंट है, वो चेंज हो गई है। मतलब ये जो दो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में क्या होंगे, आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसमें बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं दे रखा, केवल हमको एग्जाम्पल समझने हैं। जैसे एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन की अगर हम रिएक्शन देखेंगे AlCl3 के प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन क्या होता है, आइसोब्यूटेन क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे ही आपके 1 क्लोरोप्रोपेन है, उसको अगर आप AlCl3 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। इसके बाद अगर हम बात करें CH3CON, ये एक तरह से एसाइल नाइट्रीन है और क्या बना रहा है, CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब देखिए ये रिएक्शन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पढ़ा रखी है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये रिएक्शन मैंने आपको कहाँ पढ़ा रखी है, ठीक है। ये आपको मैंने पढ़ा रखी है। इसमें होता क्या है कि ये ग्रुप जो है ये जाता है यहाँ और ये जाता है यहाँ। ये मैंने आपको स्टेप जो है पढ़ा रखा है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मैंने आपको कहाँ पढ़ाया है, कौन सी रिएक्शन में पढ़ाया है। नेक्स्ट जो है आपके
फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, ये आपके क्या है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन है। इसका जब हम रीअरेंजमेंट देखते हैं तो ये क्या बन जाता है, अब देखिए यहाँ पर NH पे OH है, तो ये आपके हाइड्रोक्सिल अमीन कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन है। अब यहाँ पर NH2 अलग हो गया और OH अलग हो गया, तो ये हो गया पैरा अमीनोफिनॉल। तो ये भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो फिनाइल एसीटेट है। क्या है, फिनाइल एसीटेट, मतलब ये तो CH3CO एसीटेट हो गया और ये फिनाइल ग्रुप हो गया। फिनाइल एसीटेट है, रीअरेंजमेंट शो कर रहा है, तो क्या बना रहा है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये आप जब फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ोगे वहाँ पर आएगा ये, ठीक है। वहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि रिएक्शन का नाम क्या है। तो ये रिएक्शन आपकी आएगी बाद में फोटोकेमिकल कंडीशन में। इसकी अगर हम बात करें NHSO3H, इसको हम क्या करें, सल्फेमिक एसिड, और जब ये रीअरेंजमेंट शो कर रहा है तो ये हो गया SO3H और ये हो गया NH2+। ये है आपके सल्फेनिलिक एसिड। अब इसकी खास बात पता है क्या है, ये एसिड है और ये बेस है, तो ये क्या करता है, H+ त्यागता है और यहाँ H+ आ जाता है, तो SO3 ऊपर माइनस हो जाता है और ये NH3+ हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें CO3Na, तो ये हो गया फिनाइल सोडियम कार्बोनेट। CO2Na नहीं है, CO3Na, तो फिनाइल सोडियम कार्बोनेट हो गया। इसको जब आप हीट करोगे तो ये प्रोडक्ट आपके बन रहा है, क्या है, सोडियम सैलिसिलेट। तो देखिए बहुत सिंपल से आपके रीअरेंजमेंट के एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछे गए, एक आध ये आपके आ जाता है, ये आ जाता है, ये आपको मैंने पढ़ा रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए। ये आपके फोटो केमिस्ट्री में आएगा। तो ये आपके मैक्सिमम जो रिएक्शन टाइप थे ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, वो मैंने आपको बता दिया। और मैकेनिज्म यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। हालांकि SN1 SN2 मैंने आपको लगभग पूरी डिटेल बता दी है, बाकी जो है मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट करवाया है, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें बहुत डिटेल में मैकेनिज्म मेंशन नहीं है। हालांकि MSc वाले पार्ट में मेंशन है। जब हम डिफरेंट रिएक्शन के चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे एल्केन एल्काइन, या आपके एरोमेटिसिटी है, या एल्डिहाइड कीटोन है, वहाँ पर जो जो मैकेनिज्म आएगा, जो जो नेम रिएक्शन आएगी, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। तो उससे हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमें लगेगा कि भाई कुछ बच रहा है, थ्योरी में बच रहा है, तो वो हम क्वेश्चंस के थ्रू कर लेंगे, क्योंकि सारी थ्योरी एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। कई चीज़ें ऐसी होती है जो थ्योरी में कंप्लीट नहीं होती, वो क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।